एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने सफलता के 3 मूल मंत्र बताए हैं। पहला है नवाचार, दूसरा है गुणवत्ता और तीसरा है कर्तव्यनिष्ठता। और इन तीनों का अगर कोई पालन करता है तो उसके व्यवसाय में, उसके कार्यस्थल पर सफलता होने के 100% चांसेज होते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम दोबारा से कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, क्रमागत विषम धन पूर्णांक, क्रमागत विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक क्या है। तो माना पहला विषम पूर्णांक क्या मान लिया हमने? x मान लिया। और क्रमागत में तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देखो विषम की बात कर रहा है तो विषम तो 2 जोड़ने पर आता है। मान लीजिए 9 है तो 9 के बाद 11 आएगा, या फिर 15 है तो 15 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहता है कि जिनके वर्गों का योग। ठीक है, अब ये दोनों हैं, पहला x है और दूसरा x + 2 है। तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग कितना आना चाहिए? 290 आना चाहिए। लिख दिया हमने। अब वर्ग कर दीजिए। x का वर्ग किया तो x² ही आ जाएगा, लेकिन x + 2 का वर्ग और करना है हमें। x² + 4 प्लस में क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा बराबर 290। यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a भी करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x का गुणा दोगुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया है। आगे देखते हैं। 2x² + 4x + 4 - 290 बराबर 0। 2x² + 4x, अब 290 है, 290 में से 4 घटाना है तो कितना आ जाएगा? -286 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का ही बचेगा। कितना? 286। 2 का भाग दे दो। x² + 2x - 2 एकम 2, 2 चको 8, 2 तिया 6 बराबर 0। आगे देखते हैं। x² + 2x - 143 बराबर 0। अब इस 143 के करो गुणनखंड तो 11 से जाएगा भाग इसमें। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। एक गुणनखंड 11 आ गया, एक 13 आ गया। काम भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमें क्या लाना है? 2 लाना है ना। तो 2 लाना है तो सीधी सी बात है, 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। x² + 13x - 11x और -143 बराबर 0। कॉमन लेंगे x तो x + 13 आ जाएगा, -11 कॉमन लेंगे तो x + 13 आ जाएगा, बराबर तो 0 है ही है। x + 13
और क्या आ जाएगा, x माइनस 11 आ जाएगा बराबर 0। और यदि x प्लस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, -13। ऐसे ही x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा अमान्य रहेगा क्योंकि हमने धनात्मक की बात करी है, लेकिन ये हमारा क्या है, मान्य है। तो हमारा जो पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा, 11, जो कि पहला होगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी सवाल आ गया है। अब हम थोड़े से साइड में हुए तो आपने इस वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं, बहुत सारे। क्रमागत समपूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक और क्रमागत पूर्णांक, है ना। तो सम और विषम की बात आती है तो दूसरा 2 जोड़ने पर आता है, और केवल क्रमागत धनात्मक की बात करेगा केवल तो 1 जोड़ने पर ही आ जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या चीज कही गई है। ठीक है, समझ आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने, और ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल बताइए, धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी अब धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल आने में। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक कराया है कि धारा के अनुकूल की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ अगर आप तैरेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा और आसानी से आप बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपकी चाल के साथ धारा की चाल भी जुड़ जाती है। आपकी चाल x है, धारा की चाल 5 है तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत जैसे धारा इधर से आ रही है और आप इधर से तैर रहे हैं तो आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, धारा की जो चाल है उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी आप उसे क्रॉस कर पाएंगे। यही चीज इसमें भी है। ठीक है, तो मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की, ठीक है, मोटर बोट की जो चाल है वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
अब माना धारा की चाल, माना धारा की जो चाल है वो कितनी है, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मोटर बोट की चाल तो ये तो किस में थी, शांत जल में थी या स्थिर जल में थी। अब धारा के अनुकूल चाल क्या होगी या धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल की बात कर रहे हैं। तो मोटर बोट की चाल कितनी है, 18 है, लेकिन इसमें उसकी चाल बढ़ जाएगी। किसकी, धारा की चाल को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो वो हमारी अब कितनी आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल की बात थी, अब किसकी बात है, प्रतिकूल की बात है। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, वो अब 18 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब चाल कौन सी ज़्यादा है, चाल तो ये ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो इससे समय कम लगेगा, ये हमारी चाल कम है तो इससे समय हमारा ज़्यादा लगेगा। आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से आगरा जाना है और पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे, 60 से कम से जाएंगे, तो ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर चाल कम होती है तो चाल यहाँ पर क्या है, ये कम है, तो समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये चाल आपकी क्या है, अधिक है, तो समय क्या होगा, कम होगा। समय का ही अंतर है, कितना है, 1 घंटे का अंतर है। तो सूत्र तो आपको पता ही है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और ऐसे ही समय बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल आ जाएगा। तो देखिए बेटा, दूरी कुल कितनी है, 24 है किलोमीटर। समय ज़्यादा तो इससे लग रहा है, तो 18 माइनस x, ऐसे ही 24 तो दूरी है किलोमीटर, 18 प्लस x क्या है, चाल है। और कुल समय का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटे का। 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल अधिक तो समय कम। कम तो माइनस घटने पे 1 आ रहा है ना, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद 18 माइनस x और 18 प्लस x ले लिया हमने एलसीएम। तो देखिए ये 24 रहेगा, 18 प्लस x माइनस 24 रहेगा, 18 माइनस x, और बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। इसके बाद इसे अब हमें क्या करना है, आगे भी सॉल्व करना है। तो पहले 18 का गुणा 24 में करेंगे। किस में करेंगे, 18 का गुणा 24 में करेंगे, ठीक है। फिर 24 का गुणा किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है। तो पहले 18 का गुणा 24 में ही कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 24 गुणा 18 प्लस 24x आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 24 गुणा 18 और प्लस का आ जाएगा कितना, 24x, और उसके नीचे 18 का वर्ग है ना, 18 माइनस x और 18 प्लस x है, तो 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कट गया आपका, ठीक है। अब ये 24 और 24 कितना आ जाएगा, 48x आ जाएगा, बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस 48x हो गया, माइनस का 324 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब 324 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं।
और गुणनखंड करके लाना क्या है, हमें 48 लाना है। ठीक है, समझ में तो आपको अच्छे से आ ही रहा होगा। अब जब हम 324 के यहाँ गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 और 2 दूनी 4। ऐसे ही आगे क्या रहेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 27 हो गया। और 27 दूनी क्या हो गया, 54 हो गया। और 3 दूनी 6 हो गया। और 54 से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 48 ही बचेगा। कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो सवाल आपका लगभग हो चुका है। आगे लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, ठीक है, और माइनस का 324 बराबर 0। x ले लो कॉमन तो x प्लस 54 आ जाएगा। यहाँ से ले लेंगे माइनस 6 कॉमन तो आ जाएगा x प्लस 54। एक कोष्टक से x प्लस 54 और दूसरे से x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर माइनस 54 और x बराबर 6। अब जो माइनस 54 है वो तो क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। और जो 6 है वही हमारा क्या है, उत्तर है, हमारी धारा की चाल है। तो धारा की जो चाल हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है। ठीक है, सारा बोर्ड भर चुका है और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखो साइड में हूँ, आप वीडियो को रोकिए, समझिए और इसके बाद इसको रफ कर दीजिए। और इसके बाद अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्या होता है अगले क्वेश्चन में देखते हैं अभी लोग, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मोटर बोट से संबंधित क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, बस इसमें क्या है कि प्रतिकूल चाल और दूसरी क्या होती है आपकी, अनुकूल चाल होती है ना। और प्रतिकूल में तो माइनस होती है और अनुकूल में क्या होती है, प्लस हो जाती है बस। और दूसरा इसमें समय का रहता है, समय का अंतर दिया रहता है और समय का जो अंतर दिया होता है उसी को हम दोनों की समय निकाल करके माइनस कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन था। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें दिया गया है कि एक 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, ठीक है, 3 क्रमागत। तीसरा ही क्वेश्चन और ऐसे ही इससे संबंधित 3 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, इस प्रकार हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, समझ में आ गया, प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल। ठीक है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल कर देना है, पहले का वर्ग कर देना है और जो गुणनफल आया था और जो वर्ग आया था उसको जोड़ देना है। और जोड़ने पर जो संख्या आएगी हमारे सामने वो है 191।
और इन्हें आपको क्या करना है, ज्ञात करो। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत एक के बाद एक आने वाला है। तो सबसे पहले हमने माना प्रथम पूर्णांक, और प्रथम पूर्णांक बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब दूसरा बताओ आप ही, क्या होगा, x + 1 होगा। और तीसरा वो आपका x + 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। पहले का वर्ग कर दो, ये लो पहले का वर्ग हो गया। इन दोनों का गुणा कर दो, x + 1 और x + 2 का गुणा कर दिया। पहले का वर्ग और दूसरे और तीसरे का गुणा, दोनों को फिर क्या कर देना, जोड़ देना। आएगा कितना, 191 आएगा, लिख दिया। x² तो x² ही हो गया, इसका कर दो गुणा। तो ये क्या आएगा, x² आएगा, x का x में गुणा करने पर, x का 2 से गुणा करने पर 2x आएगा, फिर x आएगा, फिर 2 आएगा, 191 आ जाएगा। ठीक है, x² और x² को जोड़ेंगे तो 2x² आ जाएगा। ये क्या है, 2x और 1x 3x आ जाएगा, +2 - 191 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब 2x² + 3x 191 है, और क्या है, 2 है। तो 191 में से हमें घटाना है, कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 2 जब हम घटाएंगे 191 में से तो कितना बचेगा, -189 बच जाएगा, बराबर 0। अब आगे हमें क्या करना है, पहले तो 189 और 2 के क्या कर लो, गुणा कर लीजिए, और गुणा करके उसके गुणनखंड निकाल लीजिए, या फिर इसके गुणनखंड कर लीजिए, एक दो गुणनखंड भी ले लेंगे उसके साथ साथ। फिर व्यवस्थित करके हमें क्या लाना होता है, 3 लाना होता है। ठीक है, तो 189 के गुणा हम क्यों करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा काम क्यों बढ़ाते हैं। 189 के हम कर लेते हैं गुणनखंड, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7 हो गया। 1 2 और है, कौन से वाला, पहले वाला। ठीक है, समझ आ रहा है, कन्फ्यूज मत होना, नहीं तो हम तो गुणा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाना कितना है, 3 लाना है। तो देखो 3 × 3 = 9, 2 × 18, 7 × 21, तो 21 में से तुम्हें 18 घटा देना है, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना समझ में आ गया तो सवाल भी आपका हो गया है। 2x² + 21x - 18x और -189 बराबर 0। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो 2x + 21 माइनस का 9 कॉमन है इसमें। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 × 2 = 18, 2x + 21 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 3 × 3 = 9 कॉमन था, तो ये 7 × 21 ही तो बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 2x + 21 और x - 9 बराबर 0। यदि 2x + 21 बराबर 0 है तो 2x बराबर -21, x बराबर -21/2। ऐसे ही यदि x - 9 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, अमान्य, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक आपका 9, दूसरा 10 और तीसरा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, ये लो हम साइड में होते हैं तो आपको इसको लिख भी लेना है। तीसरे क्वेश्चन के बाद अब हम कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, किसकी, चौथे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। एक चौथा क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया है 2 क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल एक बार ये बोर्ड में आया भी है। ठीक है,
विषम पूर्णांक वाला क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है भाई। और अब क्या करेंगे, सम पूर्णांक वाला क्वेश्चन करेंगे। मानने का तरीका तो एक ही जैसा है, किसका, विषम का और सम का। दो का अंतर रहता है, तो पहले को मान लो x, तो दूसरे को क्या मानेंगे फिर बताओ, x प्लस 2, ठीक है। फिर जो शर्त दी गई है, गुणनफल देता है या वर्गों का योगफल देता है, ठीक है, उसके अनुसार हम उसे कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। दो सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए, दो सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके, दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात करो जिसके वर्गों का योगफल 1060 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। दो क्रमागत धनात्मक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं को ज्ञात करो, सम संख्याओं को ज्ञात करो जिसके, ठीक है, जिसके वर्गों का योगफल 1060 है। क्या है, 1060 है, ठीक है। सम पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पहला क्या होगा, x होगा, तो दूसरा फिर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। लिख देते हैं, पहला सम पूर्णांक, ठीक है, सम संख्या कह रहा है तो सम संख्या लिख दो। पहली सम संख्या बराबर x, ऐसे ही दूसरी सम संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 2, जिसके वर्गों का योगफल, जिसके वर्गों का योगफल 1060 है। तो वर्ग करेंगे, पहले का वर्ग कर दो x स्क्वायर, दूसरे का वर्ग कर दो x प्लस 2 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। इसके बाद ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x हो जाएगा बराबर 1060 आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1060 बराबर 0 है ना, 1060 को इधर ले लिया बस, और कुछ नहीं किया है हमने। ये 2x स्क्वायर सेम है अभी तक, ये 4x है, यहाँ 1060 में से क्या करना है, 4 को घटाना है। तो आप ऐसे समझ लो कि 60 में से 4 घटाना है ना। देखो माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस ही आएगा, ये तो आपको जानते ही हो। तो 60 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 ही तो आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। अब 1056 गुणा, पहले 2 का भाग दे दो, 2 का भाग चला जाएगा इसमें ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। तो हमारा समीकरण हो चुका है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। अब क्या करना है, 528 है, गुणनखंड कर दो जल्दी से। गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12 और 2 चक्कू 8 हो गया। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, फिर 2 से करो, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, फिर 3 से करो, 3 एकम 3 और 11, ठीक है। 2 लाना है, लेकिन क्या लाना है आपको, 2 लाना है यहाँ पर इनको व्यवस्थित करके। तो देखते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। अभी काम हमारा नहीं बना है, तो देखते हैं, 3 दूनी 6, दूनी 12,
3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। व्यवस्थित हो गया। कितना 24 में और 22 में, तो x स्क्वायर प्लस 24x घटा दो 22x माइनस 528 बराबर 0। x ले लो कॉमन, तो x प्लस 24 माइनस ले लो 22 कॉमन, तो x प्लस में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 बचेगा। ठीक है, बाकी हमारे सामने आ गया है। अब x प्लस 24 हो गया, x माइनस 22 बराबर 0 और यदि x प्लस 24 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 24। ऐसे ही x माइनस 22 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो 22 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 जोड़ने पर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सामने कौन सा क्वेश्चन था, चौथा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी था, है ना। सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। और अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि होगा 5वां और जो कि है समकोण त्रिभुज से संबंधित। एनसीईआरटी में भी दिया गया है समकोण त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, और इससे पहले भी हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक बार दोबारा से ये बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप इनको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बड़े बड़े मार्क्स पर हम आधारित हैं। अभी जब एग्जाम पास आएगा तो 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी हम फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3x + 1, 3x + 1 सेंटीमीटर तथा 2x - 1 सेंटीमीटर हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो जैसे एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब हो गई, एक आधार हो जाती है और एक क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। अब समकोण जो बनाती हैं भुजाएं वो 2 ही भुजाएं होती हैं, एक ये होती है और एक दूसरी आधार होती है ना। एक उसका लंब होता है और एक उसका आधार होता है। ठीक है, अब यही दिया गया है भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये 3x + 1 है और ऐसे ही एक ये है 2x - 1। इनमें से किसी को भी कोई भी मानेंगे, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणा में ऊंचाई, तो आधार ऊंचाई यही दोनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मानना भी नहीं है हम कि ये भुजा हमारी x है, ये भुजा हमारी ये है, क्योंकि इसमें पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जिसमें से पहली है 2x - 1 और दूसरी है आपकी 3x + 1। आगे क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल की बात करेंगे जो कि दिया गया है, कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अभी आता कैसे है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कैसे आता है, आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्या हो गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 1/2 लिखो भाई, आधार कितना है, 3x + 1 और दूसरी भुजा क्या है, 2x - 1 है, बराबर क्या है, 30 है। ये यहाँ पर 3 है, 3/2 है, तो ये 2 का गुणा होगा, 3 का भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, ये लीजिए, अब समझ लीजिए। ठीक है, 2 का गुणा तो 3 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये सारा हमारा एक साइड में रहेगा। x + 1 ऐसे ही 2x - 1 बराबर 30 गुणा में क्या होगा, 2 होगा और बट्टे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 10 आ गया। x का 2x से गुणा किया तो 2x² आ जाएगा, ये माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस का 2x आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2x² से ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो प्लस का x बचेगा और माइनस का 1 और माइनस का ही 20, सॉरी माइनस का ही क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2x² + x - 1 - 20 बराबर 0। आगे इसको हल करते हैं, तो 2x² + x - 21 बराबर 0। अब 21 का और 2 का क्या करना है, हमें गुणा करना पड़ेगा। जब 21 और 2 का गुणा करेंगे 42 आएगा, 42 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। लाना कितना है, लाना तो एक ही है, इसलिए 7 और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 2x² + 7x और माइनस क्या आ जाएगा, 6x, है ना, घटाने पर 1x बच जाएगा और -21 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस कॉमन लेना है आपको। पहले x कॉमन लिया तो 2x + 7 बचेगा और ऐसे ही माइनस का 3 कॉमन लिया तो 2x + में 7 बचेगा। 2x + 7 है, x - 3 है, तो यहाँ से x का मान 1 तो आ गया, -7/2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x का मान जब 3 आ जाएगा तो इसके आधार पर हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें रखेंगे पहली भुजा, इसमें रखेंगे दूसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। 3 × 2 - 1, 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। x बराबर 3 दूसरे वाले में रखेंगे 3 और x + 1, तो 3 और 1 4, 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया। 2 भुजाएं आ चुकी हैं, अब तीसरी भुजा भी हमें निकालनी है। और जब हम तीसरी भुजा निकालेंगे तो तीसरी भुजा के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है ना, यहीं पर कर लेते हैं। चलो, वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण तो निकालना ही है, आधार है आपका माना गया है, किसी को भी मान लीजिए, कोई कन्फर्म नहीं है, है ना। 5 का वर्ग प्लस में क्या है 12 का वर्ग है। 5 कितना होता है 25 होता है, 12 क्या होता है 144 होता है, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 आ गया। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण बराबर निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल जो कि बराबर होगा कितने के 13 के। ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आ चुका है। अब ये लो हम साइड में हो गए, तो आप वीडियो को रोकिए, पूरा समझिए, थोड़ा सा पूरा बोर्ड आपका भर चुका है और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पहले तो ये होता था कि 1-2 साल के बाद जरूर आ जाता था। ठीक है, अब देखो थोड़े नए क्वेश्चन आ गए हैं, सम विषम का वाले भी आ जाते हैं, त्रिभुज से संबंधित भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यह है कि तैयारी तो हमें अच्छे से करनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एक राजहंसों का, ठीक है, क्या है, एक झुंड है, एक राजहंसों के झुंड में उसकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 66वां है। कहता है राजहंसों के, क्या कहता है, राजहंसों के झुंड में, ठीक है, राजहंसों के झुंड में उनकी कुल संख्या, उनकी कुल संख्या, ठीक है, राजहंसों का झुंड है और झुंड का क्या है, कुल संख्या है, और कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या के वर्गमूल के, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, ठीक है, 7/2 गुना तालाब के निकट, हंसों के झुंड में उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के निकट, ठीक है, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के निकट खेल रहे हैं, तालाब के निकट खेल रहे हैं। चलो पहली एक कंडीशन दी गई है। दूसरी क्या कहता है, शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं, शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं, पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या बताइए, राजहंसों की कुल संख्या बताइए। चलो आगे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो माना राजहंसों की संख्या, माना राजहंसों की जो कुल संख्या है वो कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, राजहंसों के झुंड में उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के निकट खेल रहे हैं और शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। तो ये जो x हैं आपके, ये 2 भागों में हैं। कुल जो राजहंस हैं वो 2 भागों में हैं। एक तो वर्गमूल के 7/2 गुना, तो ये क्या है, तालाब के निकट खेल रहे हैं, और बाकी के कितने बचे 2, वो क्या है, पानी में तैर रहे हैं। तो कुल यही है, 2 भागों में जो है यही कुल है। तो ये क्या है, x है।
अब कुल की बात करते हैं तो 7/2 और अंडर दी रूट क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, 7/2 गुना है और तालाब के निकट खेल रहे हैं, और दूसरी क्या है, वर्गमूल के। ठीक है, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक है, वर्गमूल के 7/2 गुना। बाकी कितने बचे, 2 बचे, और बाकी के 2 भी क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये जितने टोटल है वो किसके बराबर हैं, तो x के ही बराबर ना, लिख दिया हमने। अब इस 2 को इधर ले आइए, x - 2 हो जाएगा, और ये 7/2 अंडर दी रूट x आ जाएगा। अब क्या करना है, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो x - 2 का वर्ग आ जाएगा। इधर वर्ग करेंगे तो 49/4 आ जाएगा, अंडर रूट x का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद इसका वर्ग हमें खोल देना है। इसका वर्ग खोलेंगे तो आएगा x² + 4 माइनस का 4x। ठीक है, 2x और 2 गुना करेंगे 4x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 49x/4। क्या आ जाएगा, 49x/4 आ जाएगा। अब इसके नीचे एक मानोगे तो 4 का गुणा इधर कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा 4x² + 4 चौक 16 और -4 चौक 16x बराबर क्या आ जाएगा, 49x आ जाएगा। इधर ले लीजिए 4x² + 16 -16x और माइनस का 49x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 4x² + 16 माइनस 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 1 कितना आ गया, 6 आ गया, लेकिन x है बराबर 0। 4x² - 65x + 16 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले x² का पद आता है, बीच में x का पद आता है, उसके अंत में अचर पद आता है। लिख दिया हमने, बस ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब 16 चौका 64 के गुणनखंड करके 65 लाना है, तो -64 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर करते हैं अब इसको हम, तो यहां लिखेंगे तो ये 4x² माइनस का 64x माइनस x और प्लस का 16 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 64 की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, 4 एकम 4, 4 छिंग यानी 16 चौका 64 हो जाएगा, x - 16 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, ये x - 16 आ जाएगा। x - 16 ये है, x - 16 और 4x - 1 बराबर 0, तो ये है ही है। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इधर से जो x का मान है वो 1/4 आएगा, है ना। 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। ये तो अमान्य है क्योंकि 1/4 थोड़ी हो जाएगा राजहंसों की संख्या, लेकिन जो x बराबर 16 है वही हमारा क्या होगा, मान्य होगा। और राजहंसों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 16 है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने था। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।